लोकसभा चुनाव 2024 ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें जो नतीजे सामने आए उसने एग्जिट पोल्स को भी नकार दिया और इंडिया गठबंधन को 230 से ज्यादा सीट्स मिल गई। अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है, तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं, लेकिन इस बीच इस वीडियो में आपको बताएंगे उन 5 दिग्गज नेताओं के बारे में जिनकी जो हार हुई है वो बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि इसमें कोई यूनियन मिनिस्टर है, कोई स्टेट का अध्यक्ष रहा, तो कोई लगातार जिसकी तीन पीढ़ी में लगातार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड रहा। तो ऐसे नेता कैसे हार गए, ये चुनाव के बाद पार्टी जरूर सोच रही होगी और इसमें सबसे पहला नाम आता है स्मृति ईरानी का। बीजेपी की कैंडिडेट है, अमेठी से वो चुनाव लड़ रही थी दोबारा दूसरी बार, और यहां पर वो उनके सामने जो कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था वो पहली बार चुनाव लड़ रहा था। तो देखा जाए तो स्मृति ईरानी लगभग कॉन्फिडेंट थी कि उनको इस चुनाव में जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के केएल शर्मा थे, जो कि देखा जाए अगर उनके हिसाब से देखें तो मामूली कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, जिनको ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। जब उनके नाम का ऐलान किया गया अमेठी से, तो ऐसा जानकार बताते हैं कि प्लानिंग के तहत ही किया गया। उनको काफी पहले से पता था, कांग्रेस के तमाम लीडरशिप को भी पता था कि केएल शर्मा ही अमेठी से उम्मीदवार होंगे और वो इस चीज के लिए तैयारी भी कर रहे थे। एक और बात कि केएल शर्मा को ग्राउंड नेता माना जाता है और जैसे ही उनको जीत मिली लगभग 1,30,000 वोटों से, तो ये जीत उनके लिए उनको चाणक्य साबित करने जैसा रहा। ये जीत उनको काफी आगे बढ़ा चुका है, क्योंकि स्मृति ईरानी की हार कई सारे सवाल खड़े करती है। अब अगर आप पूछेंगे कि स्मृति ईरानी को आखिरकार हार का सामना क्यों करना पड़ा, तो इसके कई कारण जो एक्सपर्ट्स है, जो राजनीतिक जानकार है, वो बताते हैं। उसमें से एक कारण ये है कि स्मृति ईरानी 5 साल में यहाँ रही, उन्होंने यहाँ घर भी बनाया, लेकिन वो अमेठी की जनता के दिल में घर नहीं बना सकी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, एजुकेशन का काम किया, लेकिन फिर भी कई मुद्दों में वो पीछे रही। वो वहाँ के जो लोकल लीडर्स है उन तक उनका कनेक्ट नहीं हो सका। घर बना लिया, लेकिन फिर भी उन तक पहुंच जो लोगों की थी वो कम ही थी। वो ज्यादातर समय दिल्ली में रहती थी। दूसरी चीज की उनका बड़बोलापन, जैसे कि गांधी परिवार को लेकर अक्सर वो कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। एक्सपर्ट्स मानते कि जिस तरीके से आखिरी चुनाव के दौर में जिस तरीके से वो हावी थी कांग्रेस के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने प्रियंका गांधी की मिमिक्री की, वो भी कहीं ना कहीं लोगों का परसेप्शन बदलने में काम आए। क्योंकि देखा जाए तो भारत में चुनाव आज भी इमोशनल कनेक्ट के जरिए जरूर होता है। उधर दूसरी तरफ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी यहां काम आ गई। केएल शर्मा जो मामूली नेता थे, लोगों को लगा कि एक ऐसे नेता को चुनेंगे जो हमारा ही आदमी हो तो फिर फायदा होगा, तो इसलिए केएल शर्मा के लिए प्रॉफिटेबल रहा। साथ ही साथ प्रियंका गांधी यहाँ 3 दिन में लगभग 12 जनसभाएं करती देखी गई। वो लगातार जब भी यहाँ आती महिलाओं के गले लगती, कहती 5 साल में हमारा रिश्ता नहीं टूट सकता। राहुल गांधी आते तो कहते मैं जब 12 साल का था, जब मैं छोटा बच्चा था, तब से अमेठी आ रहा हूँ। अमेठी राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1999 के बाद से लगातार गांधी परिवार यहाँ पर काबिज रहा, चाहे वो राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, वो सारे यहाँ पर संसद पहुंचते रहे यहाँ से जीतकर। और 2019 में राहुल गांधी यहाँ पर हारे। स्मृति ईरानी ने मेहनत की, उनके ऊपर पार्टी ने भी पूरा फोकस कर दिया था, उनके लिए जी तोड़ मेहनत की गई थी। बड़े बड़े नेता अमेठी पहुंचे थे, स्मृति ईरानी ने भी मेहनत की थी और इसी मेहनत के चलते स्मृति ईरानी को जीत मिली थी, लेकिन ज्यादा वोटों से नहीं, 50 से 60,000 वोटों के बीच में उनको ज्यादा सीट्स मिली, ज्यादा वोट मिले और वो अमेठी से सांसद बनी। लेकिन इस बार उनकी हार केएल शर्मा से 1,30,000 मतों से हुआ है। तो ये एक बड़ी बात है और ये एक तरीके से कह सकते कि सबक है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए, जो कि देखा गया साफ तौर पर अमेठी में कि कैसे एक ग्राउंड का नेता एक बड़े यूनियन मिनिस्टर को हरा देता है। अब एक और सीट है बारामूला, जम्मू कश्मीर की, जहां से उमर अब्दुल्ला परिवार का वारिस उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में थे और वो यहां पर चुनाव हार गए एक इंजीनियर से, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है टेरर फंडिंग मामले को लेकर। तो वो निर्दलीय कैंडिडेट था। यहाँ बीजेपी ने नहीं अपना कोई कैंडिडेट उतारा था, लेकिन यहाँ पर वो निर्दलीय प्रत्याशी से हार गए और ये एक बड़ी खबर सामने आई कि उमर अब्दुल्ला और काफी बड़े अंतर से ही हारे हैं।
तो ये हार एक तरीके से ये दिखाता है कि जनता जो है उसका मूड कभी भी बदल सकती है। ज़रूरी नहीं कि आप किस परिवार से आते हैं, आपका रसूख क्या है, ये सब मायने नहीं रखता जब लोकतंत्र की बात आती है। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो इनकी पीढ़ी में चाहे वो शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये तीनों चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के। तो ऐसे में ये एक बड़ा परिवार है और देखा जाए तो उसका थोड़ा क्रेडिट बीजेपी को दे सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जम्मू कश्मीर में कि पारिवारिक जो परिवारवाद का उन्होंने लगातार एक नैरेटिव सेट किया और ये दिखा भी, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, ये अपनी सीट से हार गए। और इसके लिए जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनकी बात करती कि आखिरकार वो कौन है। उमर अब्दुल्ला को निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख ने हरा दिया है। राशिद शेख टेरर फंडिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वो राज्य की हंदवाड़ा के सीट के पूर्व विधायक है। उनको साल 2019 में गिरफ्तार किया गया था। राशिद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी बनाया था, जिससे वह आरोपी का सामना करने वाले पहले मुख्य धारा के राजनेता के रूप में चिन्हित हुए थे। अब तीसरा दिग्गज कौन है? अजय मिश्र टेनी, जो कि खीरी से मौजूदा सांसद है। वो 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते, 2024 में एक बार फिर पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। यूनियन मिनिस्टर है, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गए करीब 30,000 मतों से और उनको हराने वाले थे सपा के उत्कर्ष वर्मा, जिन्हें 5,46,029 वोट मिले। वैसे तो अजय मिश्र टेनी अगर देखेंगे तो बीजेपी के बड़े नामों में शुमार है, यूनियन मिनिस्टर है तो ऑफ कोर्स वो बड़ी हस्ती है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से उनको लेकर कई विवाद बीते समय रहे हैं, जैसे कि सबसे बड़ा विवाद तो ये रहा है कि उनका बेटा जब किसान आंदोलन के वक्त कुछ किसानों पर गाड़ी चलाने का मामला आया था उनके बेटे का, और तब उस वक्त अजय मिश्र टेनी से इस्तीफा भी मांगा गया था। उनके विरोध में काफी लोग सामने आए थे और उनकी आलोचना भी हुई थी और इसी से कहा जाता है कि उनकी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी कम हो गई। ये सीट ब्राह्मण और कुर्मी बाहुल्य है। कुर्मी और ओबीसी जातियों की संख्या लगभग 7 लाख है, ब्राह्मण 3 लाख, दलित लगभग 2.5 लाख है, वही मुस्लिम तकरीबन 2.5 लाख और 95,000 की संख्या में सिख है। ऐसे में क्योंकि हमें पता है कि कुर्मी बाहुल्य या फिर दलित हो या फिर ओबीसी हो, ये सारे वोट बैंक यूपी में सपा ने अपनी ओर खींचे हैं अपने पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले से, और इसीलिए इसका असर भी यूपी में देखने को मिला और नतीजतन खीरी भी बीजेपी के हाथ से चली गई। इस लिस्ट में चौथा नाम है कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी का, जो कि बंगाल अध्यक्ष भी है वो कांग्रेस के, और इस सीट से लगातार 1999 से इस सीट से जीतते आ रहे हैं, यानी कि बहरामपुर से, और इसी सीट पर उनको हार मिली टीएमसी कैंडिडेट यूसुफ पठान से, जो कि पूर्व क्रिकेटर है, और काफी जबरदस्त हार मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अगर कारण देखेंगे तो कुछ खास कारण है, जैसे कि एक तो जैसे कि 2014 में जिस बड़ी जीत से अधीर रंजन चौधरी संसद पहुंचे थे, लगभग 3-3.5 लाख वोट, वही 2019 में ये कम हो गया था लगभग 80,000, और 2024 में ये और कम हो गया और इस बार वो बल्कि 1-1.5 लाख वोटों से वो हार गए यूसुफ पठान से, जो कि पूर्व क्रिकेटर है। ये गुजरात से इनका कनेक्शन है, लेकिन ममता बनर्जी ने राज्य में अपने सबसे धुर विरोधी नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। ये इसीलिए खास हो जाती है सीट, मुर्शिदाबाद जिले में आती है ये सीट, और अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का इक्वेशन हमने देखा है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। कई बार इन दोनों की वजह से इंडिया गठबंधन पर भी दरार पड़ने की बात सामने आई है। हालांकि बाद में कहा गया कि बंगाल में इसीलिए दोनों पार्टी अलग रहेगी और ये जो गठबंधन है ये देश के केंद्र को देखते हुए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, जो कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी बड़ी बात है। सोचिए, पार्टी का अध्यक्ष ही अगर अपना सीट ना बचा पाए तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए अधीर रंजन चौधरी की हार यहाँ पर बड़े सवाल खड़े करती है। और यहाँ पे एक और खास बात ये है कि इस सीट पर लगभग 52% के आसपास मुस्लिम वोटर्स है, इसीलिए यूसुफ पठान का यहाँ पर जो उम्मीदवारी थी वो काफी मजबूत देखी गई। अब इस लिस्ट के 5वें कैंडिडेट की बात करेंगे, जो कि कह सकते हैं कि साउथ का सिंघम था, यानी कि बीजेपी के लिए वो सिंघम से कम नहीं था। आईपीएस ऑफिसर भी था। 2019 में अपनी नौकरी छोड़ी, 2021 में
बीजेपी में शामिल हुए और उन्हें साउथ में, तमिलनाडु में अध्यक्ष बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं अन्नामलाई की, लेकिन वो भी अपनी सीट कोयम्बटूर बचा नहीं पाए। एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली, जबकि वो यही मिशन लेकर चल रहे थे कि इस बार एटलीस्ट तमिलनाडु में 39 सीटों में से एक सीट तो मिल जाएगी या कुछ सीट तो मिल जाएगी, बीजेपी का खाता खुलेगा। लेकिन तमाम अटकलों पर विराम लग गया और वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, और इसीलिए ये सीट भी बड़ी दिलचस्प हो जाती है। इस सीट पर जो लड़ाई थी वो भी दिलचस्प हो जाती, क्योंकि उनकी लड़ाई डीएमके से थी। डीएमके के कैंडिडेट को यहाँ पर ज़्यादा वोट मिले और काफ़ी बड़ी जीत से वो मतलब अन्नामलाई को हरा पाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अन्नामलाई पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, 7 महीने की लंबी पदयात्रा की, कई मीटिंग्स किए, कई जनसभाएं, रैली की और कैंपेन चलाया, लेकिन ये सब फीका पड़ गया क्योंकि सिंघम की दहाड़ को किसी ने लगता है सुना नहीं। और इसके पीछे अब चाहे जो भी कारण हो, लेकिन और भी जो 2-3 एक्सपर्ट्स जो कि राजनीतिक जानकार जो बात बताते हैं वो ये है कि क्योंकि उन्होंने पिछले साल ये भी फैसला लिया था कि बीजेपी यहाँ अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि पहले एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था। ये भी एक कहीं ना कहीं गलत एक हो गया, पार्टी की तरफ से जो स्टेप था ये गलत हो गया साबित, और ये भी एक कारण बना कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल सका। और इसके अलावा 1-2 चीज़ें और है, जैसे कि कहा जा रहा है, बहुत सारे जानकार ये मानते हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके ने इस सीट पर, कोयम्बटूर पर अन्नामलाई को हराने के लिए सीक्रेट डीलिंग भी की थी, और इसीलिए 10 साल में पहली बार डीएमके ने अपना यहाँ पे कैंडिडेट उतारा, जबकि पिछले 10 सालों में डीएमके ने अपनी तरफ से यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।